पिछले 30 सालों में दुनिया ने 5 बैटमैन, 4 स्पाइडरमैन, 3 हल्क, 2 जेम्स बॉन्ड और न जाने कितने सुपरमैन देख लिए, मगर ईथन हंट देखा तो केवल एक, टॉम क्रूज। इन 30 सालों में सिनेमा बदला, सिनेमा दिखाने का अंदाज बदला, पर एक चीज जो नहीं बदली वो है मिशन इम्पॉसिबल द्वारा असंभव को संभव कर दिखाने का जज्बा। 1996 में टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल फिल्म के लिए पहली बार एजेंट ईथन हंट का चोला पहना और इसने न केवल उनके करियर बल्कि एक्शन फिल्मों को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सवाल उठता है कि हमें यूं अचानक मिशन इम्पॉसिबल और टॉम क्रूज की याद क्यों आने लगी? तो इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये कि MI फ्रेंचाइज ने कुछ समय पहले अपनी 8वीं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। ट्रेलर के धमाकेदार एक्शन सीक्वेंसेस के बीच MI सीरीज की कुछ पुरानी झलकियां भी देखने को मिली। साथ ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी इम्पॉसिबल मिशंस फोर्स यानी IMF के कई अन्य हैरतअंगेज मिशंस भी दिखाए गए। संक्षिप्त में समेटें तो हमें बताया गया कि किस तरह एजेंट ईथन हंट के नेतृत्व में ये सुरक्षा एजेंसी दुनिया को आने वाली मुसीबतों से बचाती है। मगर जिस वजह से हम इस फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं वो है इसका दूसरा कारण। दरअसल फिल्म के ट्रेलर से हमें पता चलता है कि सरकार एजेंट हंट को एक और मिशन पर भेजने वाली है। क्योंकि इस बार लड़ाई पहले से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, इसलिए एजेंट हंट अपने सभी पुराने साथियों को जुटाता है। इसी जमावड़े के दौरान किसी से बात करते हुए ईथन हंट कहता है, आई नीड यू टू ट्रस्ट मी वन लास्ट टाइम, यानी मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो बस एक आखिरी बार। फिल्म प्रेमियों का मानना है कि ये डायलॉग एजेंट ईथन हंट ने अपने किसी साथी एजेंट से नहीं बल्कि एक्टर टॉम क्रूज ने अपने फैंस से कहा है। दरअसल ऐसी आशंका जताई जा रही है कि टॉम क्रूज MI फ्रेंचाइज के साथ अपने इस सफर को अब विराम देने जा रहे हैं। लगभग 30 साल तक एजेंट हंट का किरदार निभाने के बाद मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग ही इस फ्रेंचाइज में क्रूज की आखिरी फिल्म होगी। हालांकि पैसा इस आखिरी बार की संभावनाएं बार बार ले आता है। बहरहाल आखिरी फिल्म के बहाने मिशन इम्पॉसिबल के 30 साल के सफर को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। समझेंगे कि कैसे इन फिल्मों ने एक्शन सिनेमा का रुख हमेशा के लिए बदल कर धर दिया। साल 1996 की बात है। टॉम क्रूज को एक्टिंग करते हुए 15 साल बीत चुके थे। इन 15 सालों में उनके हिस्से कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, ड्रामा सब कुछ आया। टॉप गन, रेन मैन, अ फ्यू गुड मैन जैसी फिल्में कर टॉम ने अपनी जगह पुख्ता कर ली थी, मगर इसके बावजूद भी कुछ तो अधूरा था। दरअसल टॉम क्रूज केवल लीड रोल मिलने भर से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें अब क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए था। इसी सोच को सच करने के लिए उन्होंने 1993 में अपनी एजेंट पॉला वैगनर के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी खोली। क्रूज वैगनर प्रोडक्शंस नामक इस कंपनी का बनना भर था कि क्रूज ने नए फिल्मी आइडिया की तलाश शुरू कर दी। इसी तलाश में उनके हाथ लगी 1960 के दशक की एक टीवी सीरीज जिसका नाम था मिशन इम्पॉसिबल। ब्रूस गेलर द्वारा निर्देशित इस टीवी सीरीज को पहली बार 1966 में टेलीकास्ट किया गया था। सीरीज के केंद्र में एक खुफिया एजेंसी थी जो इसकी सबसे बड़ी खासियत बनी। तब पीटर ग्रेव्स, बारबरा बेन और मार्टिन लैंडो जैसे एक्टर्स इस एजेंसी के सीक्रेट एजेंट्स हुआ करते थे। शानदार सूट बूट और कूल हेयर स्टाइल लिए इसकी स्टार कास्ट ने उस दौर में जनता का खूब ध्यान खींचा। इसलिए टॉम क्रूज जब अपनी फिल्म के लिए आइडिया ढूंढने बैठे तो उनकी पहली पसंद मिशन इम्पॉसिबल ही बनी। मगर इस सीरीज को बड़ी स्क्रीन पर उतारना इतना भी आसान नहीं था। लोगों के दिमाग में इसकी यादें रची बसी थी। ऊपर से सीरीज की ओरिजिनल कास्ट भी इसके लिए फिल्मी रीबूट के पक्ष में नहीं थी। मिशन इम्पॉसिबल टीवी सीरीज के सभी राइट्स भी पैरामाउंट पिक्चर्स के पास थे। पैरामाउंट खुद भी इस पर फिल्म बनाना चाहता था, मगर बहुत कोशिश करके भी कुछ ठोस नहीं बना पाया। ऐसे में उनके पास पहुंचे टॉम क्रूज। टॉम ने न केवल पैरामाउंट का भरोसा जीता बल्कि अपने प्रोडक्शन हाउस की पहली ही फिल्म के लिए $70 मिलियन का बजट भी पास करवा लिया। आज के भारतीय रुपए में बात करें तो ये करीब 557 करोड़ रुपए होते हैं, काफी बड़ी रकम। इधर पैरामाउंट पिक्चर्स से हरी झंडी मिली, उधर टॉम क्रूज ने फिल्म की कहानी पर काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में फिल्म मेकर सिडनी पॉलक के साथ इसकी स्टोरी लाइन पर काम हुआ, मगर फिर टॉम क्रूज ने डायरेक्टर ब्रायन डी पाल्मा को फिल्म से जोड़ा। एक इंटरव्यू में टॉम ने बताया कि वो हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के पड़ोस में रहते थे। एक बार जब वो स्पीलबर्ग के घर डिनर पर गए तो वहां ब्रायन भी मौजूद थे। टॉम पहले से ही पाल्मा की फिल्मोग्राफी से काफी प्रभावित थे। उस मुलाकात से घर लौटने पर टॉम ने एक के बाद एक फिल्में देख डाली। उनका काम देखकर टॉम ने ठान लिया कि मिशन इम्पॉसिबल को अब ब्रायन डी पाल्मा ही डायरेक्ट करेंगे। पाल्मा आए,
टॉम के साथ मिलकर उन्होंने खूब माथापच्ची की। दोनों ने 2 स्क्रीन प्ले ड्राफ्ट पढ़े, मगर उससे बात नहीं बनी। एक मौका तो ऐसा भी आया जब फिल्म बिना स्क्रिप्ट पूरी हुए ही प्री प्रोडक्शन में चली गई। टॉम सोचकर आए थे कि उन्हें कुछ हटकर बनाना है। यही कारण है कि पहली ही फिल्म से इस फ्रेंचाइज में इंटरनेशनल लोकेशंस का इस्तेमाल किया जाने लगा। एक्शन सीन्स में मदद के लिए स्टंटमैन भी लाए गए, मगर जब टॉम उनसे भी संतुष्ट नहीं हुए तो एक्शंस को करने के लिए खुद ही कूद पड़े। कुल मिलाकर टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल के लिए वो सब कुछ किया जिससे इस फिल्म को यूनिक बनाया जा सकता था। 22 मई 1996 को मिशन इम्पॉसिबल रिलीज हुई। लोगों ने देखा कि ये केवल उस टीवी सीरीज का एडवांस वर्जन ही नहीं बल्कि एक्शन की दुनिया में एक क्रांति की शुरुआत भी है। ध्यान रहे कि ये वो दौर था जब एक्शन हीरो और फिल्में कॉमिक बुक स्टाइल की सतही बहादुरी पर चल रहे थे, मगर मिशन इम्पॉसिबल के रिलीज होते ही उन्हें भी अपना ये फॉर्मूला बदलना पड़ा। एमआई की ये पहली किश्त कोई नॉनसेंस एक्शन नहीं थी, ये एक स्पाई थ्रिलर थी जिसने बड़ी ही महीनता से अपने एक्शन में सस्पेंस और टेंशन का तड़का भी डाला था। उदाहरण के लिए फिल्म के एक बहुत फेमस सीन की कहानी आपको बताते हैं। इसमें एजेंट ईथन हंट यानी कि टॉम क्रूज तारों की मदद से एक प्रेशर सेंसिटिव फ्लोर के ऊपर लटका हुआ है। जब आप इस दृश्य को देखते हैं तो आपके दिल में कहीं धमाके का डर नहीं होता, बल्कि इस बात का डर होता है कि किसी आहट से दुश्मनों को ईथन की भनक ना लग जाए। बेहद बारीकी से एक्टर और डायरेक्टर दर्शकों को वो थ्रिल, वो टेंशन महसूस करवा देते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इस सीन को आगे भी कई फिल्मों में कॉपी किया गया है। एमआई फ्रेंचाइज हिचकॉकियन टेंशन को नए सिरे से परिभाषित करती है। वर्ल्ड सिनेमा में अल्फ्रेड हिचकॉक नाम के एक महान डायरेक्टर हुए हैं। उनकी फिल्मों में थ्रिलर और सस्पेंस वाले अनोखे एलिमेंट्स के चलते हिचकॉकियन शब्द का इजाद हुआ। खैर, आसमान से कूदते, प्लेन से लटकते, बम धमाकों के बीच बचते बचाते टॉम क्रूज को देखकर जान हलक में अटक जाती है। यहाँ आप जॉन विक की तरह ये नहीं गिनते कि हीरो ने कितनों को मार गिराया, बल्कि ये देखते हैं कि एजेंट ईथन हंट किस तरह मौत को छूकर टक से वापस आ गया है। ऐसा नहीं है कि एमआई से पहले अच्छी एक्शन फिल्में नहीं बनी। 1990 के आसपास ही आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की द लास्ट एक्शन हीरो, हैरिसन फोर्ड की द फ्यूजिटिव और कियानू रीव्स की स्पीड, ये फिल्में आई थी। यहाँ तक कि खुद टॉम क्रूज ने भी 1986 की टॉप गन में काम किया था। बावजूद इसके कोई भी उस स्तर की नहीं थी जिसे एमआई फ्रेंचाइज ने अपनी पहली ही फिल्म से पा लिया था। इस फिल्म ने असली स्टंट्स को दोबारा मुख्यधारा से जोड़ा। एक ऐसी दुनिया जहां डिजिटल इफेक्ट्स धड़ल्ले से बिक रहे थे, टॉम क्रूज ने उल्टी धारा में बहना चुना। उन्होंने दुनिया को वो थ्रिल महसूस करवाया जो ग्रीन स्क्रीन और सीजीआई शायद कभी महसूस नहीं करवा पाते। एमआई ने अपनी पहली फिल्म से ही दुनिया को खेल का मैदान बना दिया। जितने धारदार एक्शन, उतनी ही बड़ी लोकेशन, कभी प्राग, कभी लंदन, कभी फ्रांस तो कभी सिडनी। स्पेन से लेकर बर्लिन, रोम, मॉस्को, वियना और दुनिया भर के शहरों में एमआई फिल्मों की शूटिंग हुई। इससे इन फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली। जिन देशों में टॉम क्रूज शूटिंग करने जाते, वहां का टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से पनपता। इसलिए दुनिया भर की सरकारें न केवल एमआई फ्रेंचाइज का स्वागत करती बल्कि उन्हें सब्सिडी भी देती। इन सब बातों से न केवल एमआई फ्रेंचाइज को फ्री मार्केटिंग मिली बल्कि अगले कई सालों के लिए इसकी लेगेसी भी सुरक्षित हो गई। मिशन इम्पॉसिबल ने जो लहर शुरू की थी, उसका एक बड़ा असर बाकी फिल्मों पर भी पड़ा। दूसरे स्टूडियो भी अपनी एक्शन फिल्मों को ज्यादा रियल बनाने की कोशिश करने लगे। एमआई से प्रेरित होकर ही नई जेम्स बॉन्ड फिल्मों और बॉन्ड जैसी सीरीजों को और भी ज्यादा रियल और इंटेंस बनाया गया। टॉम क्रूज की सोच कि स्टंट्स असली और लोकेशंस ग्लोबल हों, इसने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। 1996 में मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज के जन्म के साथ एक्शन हीरो टॉम क्रूज का भी पुनर्जन्म हुआ। एजेंट ईथन हंट के इस रोल ने न केवल उन्हें सुपर स्टारडम दिया बल्कि अगले 3 दशक तक एक्शन की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा भी बनाए रखा। पर ये सब इतना भी आसान नहीं था। टॉम क्रूज की रियल एक्शन दिखाने की जिद ने उन्हें इस मोड़ पर ला खड़ा किया कि वो अपने एक्शन खुद करने लगे। यही बात एमआई फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट भी बनी। टॉम के कुछ ऐसे ही असंभव प्रतीत होने वाले एक्शन सीन्स के बारे में आपको बताते हैं। मिशन इम्पॉसिबल 2, इस फिल्म में एक सीन है जहां टॉम डेड हॉर्स पॉइंट यूटा में है।
यहाँ वो बिना किसी मदद के अकेले ही एक नुकीली पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। सहारे के नाम पर उनके पास बस एक पतला हार्नेस है। इसे भी उन्होंने केवल इसलिए पहना है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के कुछ नियम हैं। 2011 के मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल में दुनिया के सबसे खतरनाक स्टंट्स में से एक किया गया। टॉम क्रूज दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की छत पर चढ़े। जमीन से हजारों फीट ऊपर उनकी ये तस्वीर आज भी आइकॉनिक मानी जाती है। रोग नेशन में तो टॉम क्रूज ने हद ही कर दी। उन्होंने जो किया वो देखकर कट्टर टॉम क्रूज फैंस ने भी सोचा कि इस बार तो शायद सीजीआई ही है, मगर वो गलत थे। दरअसल इस फिल्म में एक मिलिट्री कार्गो प्लेन उड़ान भर रहा है और टॉम क्रूज उसके दरवाजे के बाहर लटके थे। ना कोई ग्रीन स्क्रीन, ना ही स्टंट डबल। टॉम क्रूज ने एक टॉक शो में इस बारे में बात भी की और इस सीन के पहले के टेक में उन्हें एहसास हुआ कि ये अच्छा आइडिया नहीं था। ये उन्होंने उस टॉक शो में बताया भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। MI फ्रेंचाइज ने 2018 में फॉल आउट रिलीज की थी। मालूम चला कि इसके एक सीन के लिए टॉम क्रूज साल भर से हलो जंप की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये खास तरह की मिलिट्री स्टाइल पैराशूट जंप है जहां आसमान में आदमी काफी ऊंचाई से कूदता है। टॉम क्रूज इस फिल्म के लिए 25,000 फीट की ऊंचाई से कूद गए। फिल्मों में किसी एक्टर द्वारा ऐसा पहली बार किया गया था। यही नहीं, इस फिल्म के लिए एक चेस सीक्वेंस के शूट के दौरान तो टॉम क्रूज ने न्यूजीलैंड के पहाड़ों में हेलीकॉप्टर भी उड़ाया। मजेदार बात यह है कि ऐसा करने के लिए उन्होंने पायलट का लाइसेंस भी लिया था। साल 2023 में टॉम क्रूज की उम्र 61 साल थी, मगर रुके वो तब भी नहीं। डेड रैकनिंग फिल्म के लिए वो तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल चलाते आए और उसे लेकर पहाड़ी से कूद पड़े। इसके लिए उन्होंने किसी स्टंट डबल की भी हेल्प नहीं ली। स्टंट किया तो खुद ही किया। टॉम इस स्टंट को पहले ही दिन करना चाहते थे। इसकी वजह थी कि फिल्म पर भारी भरकम पैसा लगा हुआ था। यदि टॉम बीच फिल्म में ये स्टंट करते और उन्हें चोट लगती या उनकी जान चली जाती तो प्रोडक्शन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। उनका मानना था कि शुरुआत में ये स्टंट करने से यदि उन्हें चोट पहुंचती भी है तो फिल्म का बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। कुछ दिन पहले MI फ्रेंचाइज की 8वीं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग का ट्रेलर आया। इसके पहले ही सीन में टॉम क्रूज एक वॉर प्लेन से लटकते हुए दिखे। ये प्लेन पहाड़ों और चट्टानों से होकर गुजर रहा है, यानी एक बारीक सी चूक बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी। बावजूद इसके टॉम क्रूज ने ये स्टंट किया। वो ये स्टंट करते हैं एक सीन के लिए तो वो समुद्र की गहराई में जाकर एक सबमरीन तक भी पहुंच जाते हैं। आज टॉम क्रूज ने रियलिस्टिक एक्शन को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। उनकी ये इमेज इतनी मजबूत हो चुकी है कि कल को यदि वो किसी एक्शन सीन के लिए CGI का इस्तेमाल कर भी लें तब भी लोग उसे असली ही समझेंगे। इस लंबे सफर के बाद MI फ्रेंचाइज के साथ उनका भविष्य क्या रहता है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इतना तो तय है कि पिछले 30 सालों में टॉम क्रूज ने एक्शन सिनेमा को बदल कर रख दिया है। हम में से अधिकांश लोग जब पैदा भी नहीं हुए थे, टॉम क्रूज तब भी मिशन पर थे। हम स्कूल गए, कॉलेज से निकले, टॉम क्रूज तब भी मिशन पर रहे। आज जब नौकरी करते हुए अपनी कुर्सी तोड़ रहे हैं तो टॉम फिर एक मिशन पर निकलने वाले हैं। संभव है कि जब तक हम ऐसे कई लोग रिटायरमेंट लें तो वो फिर किसी मिशन पर होंगे। यही टॉम क्रूज है और यही है उनकी लेगेसी। ये पूरी जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी मेरे साथी शुभांजल ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।